नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube के चैनल पर। मित्रों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं द इकोनॉमिक्स पॉइंट पर। आज हम बर्ट्रैंड के मॉडल को पढ़ेंगे और बर्ट्रैंड के मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, जो बर्ट्रैंड का जो मॉडल है वो साल 1883 फ्रांस के एक गणितज्ञ थे बर्ट्रैंड, जिन्होंने अल्पाधिकार के कुर्नो मॉडल की आलोचना करते हुए अपने मॉडल की स्थापना की। देखिए, बर्ट्रैंड का क्या मानना था। कुर्नो, जो कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कुर्नो में आपने क्या पढ़ा? कुर्नो में आपने एक मान्यता पढ़ी थी और वो ये मान्यता थी कि एक विक्रेता, कोई एक विक्रेता है, ठीक है, एक विक्रेता है और एक दूसरा विक्रेता है, दो विक्रेता हैं, है ना? और इन दोनों विक्रेताओं के बीच में परस्पर निर्भरता नहीं होती है। ऐसा कौन मान के चलता है? एक विक्रेता यहां मान के चलता है कि उसके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का दूसरे विक्रेता के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या वो रिएक्ट नहीं करेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा। देखिए, जो महत्वपूर्ण मान्यता थी कुर्नो में वो क्या थी? महत्वपूर्ण मान्यता कुर्नो में यह थी कि एक विक्रेता दूसरे विक्रेता की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानकर उत्पादन कार्य करता था। यानी अगर एक विक्रेता है वो 100 इकाई का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, 100 इकाइयों का उत्पादन अगर वो कर रहा है, तो दूसरा विक्रेता मान लीजिए ये 80 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। तो जब पहला विक्रेता 100 इकाई का उत्पादन कर रहा होता है, दूसरा विक्रेता उस समय बाजार में प्रवेश करता है और यह मानता है कि पहला विक्रेता अपनी उत्पादन मात्रा को स्थिर रखेगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। कुर्नो की कुल मिलाजुलाकर एक मान्यता थी कि एक विक्रेता दूसरे विक्रेता की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानकर चलता है। बर्ट्रैंड साहब ने क्या किया? इसी मान्यता का खंडन किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी विक्रेता दूसरे विक्रेता के उत्पादन मात्रा को स्थिर न मानकर किसको स्थिर मानेगा? वो मानेगा कीमत को स्थिर मानेगा। किसको स्थिर मानेगा? कीमत, यानी प्राइस को स्थिर मानकर चलता है। सारी मान्यताएं जो कुर्नो ने ली थी, सारी की सारी मान्यताएं वही रहेगी। यानी जब भी आप बर्ट्रैंड के मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे, बर्ट्रैंड के मॉडल को कहीं पर लिखेंगे, तो शुरुआत में आप लिखेंगे कि 1883 का ये मॉडल है। फ्रांस के अर्थशास्त्री थे बर्ट्रैंड। उन्होंने कुर्नो मॉडल की आलोचना करते हुए अपना मॉडल, बर्ट्रैंड का मॉडल स्थापित किया, जिसमें उन्होंने क्या माना? जिसमें उन्होंने कुर्नो के मॉडल की एक मान्यता का खंडन किया। कौन सी मान्यता? वह मान्यता है कि एक विक्रेता दूसरे विक्रेता के उत्पादन स्तर को स्थिर मानता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा उत्पादन स्तर को स्थिर नहीं मानता। वो किसको स्थिर मानता है? कीमतों को स्थिर मानता है। यानी आप क्या लिख लेंगे कि एक विक्रेता दूसरे विक्रेता द्वारा निर्धारित कीमत को स्थिर मानता है, ठीक है। ये एक मान्यता लेंगे और जो उत्पादन स्थिर मानने वाली मान्यता थी उसका खंडन होगा इसमें, ठीक है। देखिए, अब आप सपोज कीजिए कि दो विक्रेता हैं। कौन कौन से? ए और बी। दो विक्रेता कौन है? ए और बी, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं? समान बाजार मांग वक्र का सामना कर रहे हैं। ए ने क्या किया? ए ने कोई कीमत निर्धारित की, मान लीजिए पी। सबसे पहले बाजार में किसने प्रवेश किया है? फर्म ए ने। और जब फर्म ए ने प्रवेश किया तो उसने वो किस तरह से व्यवहार करेगा? एक एकाधिकारी की तरह व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार होगा इसका? एकाधिकार यानी एकाधिकारी की तरह बर्ताव करेगा। और वो जो कीमत निर्धारित करेगा
वो अपनी लाभ को अधिकतम करते हुए यानी कितनी कीमत निर्धारित करेगा, पी कीमत को निर्धारित करता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फर्म बी ने प्रवेश किया, बी की एंट्री हुई। बी ने क्या देखा, बी ने देखा कि ए फर्म कितनी कीमत रख रही है वस्तु की, पी कीमत रख रही है। बी ने क्या किया, बी ने P1 कीमत रख दी। जब बी ने P1 कीमत रख दी तो क्या होगा, अब प्रतिक्रिया होगी। यह भी क्या है, प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यहां पर किसकी प्रतिक्रिया हो रही है, कीमतों को लेकर प्रतिक्रिया हो रही है। कीमतों को लेकर, प्राइस को लेकर रिएक्शंस की एक चेन बनेगी। कैसे बनेगी, हमने कहा भाई एकाधिकार में था, सबसे पहले फर्म ए ने प्रवेश किया तो वो एकाधिकार में था, और जब वो एकाधिकार में है तो उसने कीमत, कितनी कीमत निर्धारित की, मान लीजिए पी कीमत निर्धारित की है। ऐसे में क्या होगा, जब बी फर्म में प्रवेश किया, जब बी फर्म में प्रवेश किया तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि भाई अकेले ए बेच रहा था, अब बी ने प्रवेश किया, बी कीमतों को कम रखेगा तभी तो लोग बी के पास जाएंगे, तभी लोग बी से खरीदेंगे। तो बी ने क्या किया, उससे थोड़ी कम कीमत P1 निर्धारित कर दी, और जब उसने कीमत P1 निर्धारित कर दी तो क्या होगा, ए क्या करेगा, अपने क्रेताओं को, अपने खरीदारों को खोने लगेगा। भाई दोनों समान वस्तु, समरूप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए एक्स वस्तु का उत्पादन चल रहा था, या जो लिया गया है खनिज जल का उत्पादन चल रहा था, खनिज जल से पानी निकाल रहे थे ना, तो पानी का उत्पादन हो रहा था। दोनों पानी का उत्पादन कर रहे हैं, ए पानी की कीमत अधिक है रख रहा है, बी पानी की कीमत कम रख रहा है। न सिर्फ नए उपभोक्ता बी के पास जाएंगे, बल्कि जो ए के उपभोक्ता होंगे वो भी बी के पास जाने लगेंगे। ऐसे में क्या होगा, बी अधिक मात्रा बेचने लगेगा। ए क्या देखेगा, ए देखेगा अरे भाई इन्होंने तो कीमतें कम कर दी, हमारे जो खरीदार हैं उनके पास जा रहे हैं। तो ए क्या करेगा, ए अपनी कीमत को घटाकर P2 कर दे। ए ने कीमत घटा दी। अब जब ए ने कीमत घटा दी तब क्या होगा, ए ने अगर कीमत घटा दी तो जो बी के उपभोक्ता हैं अब वो ए की तरफ आकर्षित होने लगे, ए के पास जाने लगे। ऐसे में क्या होगा, बी ने देखा कि ए ने कीमतों को घटाकर P2 कर दिया है, तो बी क्या करेगा, कीमतों को घटाकर P3 कर देगा। बी ने कीमतों को घटा दिया। अब जब बी ने कीमतों को घटा दिया तो ए ने क्या देखा, ए ने देखा कि कीमत तो घट गई है, हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो खरीदार हैं हमारे वस्तुओं के, जो हमसे पानी खरीद रहे थे वो बी के पास जा रहे हैं, तो ये कीमतों को और घटा देगा, P4 कर देगा, ये P5 कर देगा। देखिए कीमतों के रिएक्शंस की एक चेन बन रही है। प्राइस में जो चेंज ला रहे हैं दोनों ए और बी विक्रेता या ए और बी फर्में, ऐसे में क्या हो रहा है, रिएक्शंस की एक चेन बन रही है, P1, P2, P3, P4, P5। इसी तरह से ये क्या है, ये एक तरह की कैसी स्थिति है, कीमत युद्ध की स्थिति है। क्या हो रहा है, प्राइस वार हो रहा है। अच्छा, जब कीमत युद्ध हो रहा है क्या लगेगा, ए और बी क्या करेंगे, कब संतुलन में आएंगे, जब वह कितनी कीमत रख दें, ऐसी कीमत रख दें। मान लीजिए उन्होंने आखिर में क्या कीमत रख दी, आगे चल के कीमत युद्ध होता रहा और एक आखिरी कीमत निर्धारित हो गई P0। इस P0 पर क्या होगा, इस P0 पर सॉरी, ए और बी दोनों विक्रेता संतुलन में होंगे। कैसे संतुलन में होंगे भाई, कीमतों को कम करने की एक सीमा तो होगी ना। वो कौन सी सीमा होगी, वो सीमा होगी जहां कीमत मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, MC के बराबर हो जाए। और MC के बराबर कब होगी, खनिज जल झरने से अगर पानी निकाल रहे हैं, याद करिए कुर्नो के मॉडल को, और अगर आपने उस लेक्चर को नहीं लिया है तो आप जाइए पहले पिछले लेक्चर को देखिए। भाई कीमतों को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी पूर्ण, और यह स्थिति कब होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता में यह स्थिति मिलती है, परफेक्ट कंपटीशन में। MC को क्या मानते हैं, MC को मानते हैं कि ये जीरो होगा। कौन जीरो मानता है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, मॉडल।
मॉडल में कुर्नों का जब मॉडल आप पढ़ रहे थे उसमें आपने क्या माना था? आपने माना था कि उत्पादन की लागत शून्य होती है और उसको आप एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को आप एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर दिखाते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 0 है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 0, इसलिए P0 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या पता चला कि इस कीमत युद्ध से क्या स्थिति प्राप्त होगी? सबसे पहली बात तो ये कि इस कीमत युद्ध का नतीजा क्या होगा कि दोनों विक्रेता अपनी कीमतों को पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ले आएंगे। कीमतें किस तरह से निर्धारित होंगी? पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत निर्धारित होती वही कीमत इस द्वैधिकार के बर्टेंड मॉडल में निर्धारित होगी। और वो कीमत किसके बराबर होगी? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, सीमांत लागत के बराबर होगी। और हमने ये कहा कि चूंकि मॉडल में क्या माना गया है कि उत्पादन की लागत शून्य होती है, ऐसे में जो कीमत निर्धारित होगी वो P0 किसके बराबर होगी? शून्य के बराबर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बता दूं। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कहा कि ये कुर्नो मॉडल पर एक सुधार है। कुर्नो क्या मानते थे? कुर्नो मानते थे कि एक विक्रेता क्या मान के चलता है कि जो दूसरा विक्रेता है या जो प्रतिद्वंदी विक्रेता है वह अपनी उत्पादन मात्रा को स्थिर रखेगा। बर्टेंड साहब ने क्या किया है? बर्टेंड साहब ने इसकी आलोचना की है। आलोचना कब की? 1883 में। फ्रांस के गणितज्ञ थे। इसमें उन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि कोई भी विक्रेता क्या करेगा? अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की कीमतों को स्थिर मानता है। इसके बाद हमने इस चीज को लिख दिया कि कीमतों को स्थिर मान रहा है। फिर हमने कहा मान लीजिए दो विक्रेता हैं ए और बी, बाकी सभी मान्यताएं कुर्नो मॉडल की मान्यताएं होंगी। हमने कहा दो विक्रेता है ए और बी। सबसे पहले फर्म ए ने बाजार में प्रवेश किया, अकेला है, अकेला बेचने वाला है, अकेली फर्म है, तो किस स्थिति में होगा? एकाधिकार में होगा। और उसने क्या किया? अपनी लाभ को अधिकतम करने वाली एक एकाधिकारिक कीमत को निर्धारित किया, जिसे हम पी कह रहे हैं, जिसे हम पी मान रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरे फर्म बी ने प्रवेश किया। बी ने कीमतों को कितना रखा? P1 रखा। क्यों P1 रखा? तभी उसके पास उपभोक्ता जाएंगे। और जब P1 रखा तो उसने जानबूझकर कीमतों को P से घटाकर P1 रखा। वो क्या मान रहा था? वो मान रहा था अगर मैं P1 कीमत रखूंगा तो जो पहला वाला विक्रेता ए है वो कीमतों को P यानी स्थिर रखेगा, P पर ही रखेगा, यानी स्थिर रखेगा। जब B ने कीमतों को P1 कर दिया, कीमतों को घटाकर P1 कर दिया है, तो जो ए के उपभोक्ता हैं, जो विक्रेता ए के यहां पानी खरीदने वाले उपभोक्ता थे, वो बी के पास जाने लगे। और जो बी के पास जाने लगे तो ए को क्या एहसास हुआ? ए को एहसास हुआ कि हमें अपनी कीमतों को घटाना होगा अपने उपभोक्ताओं को वापस बुलाने के लिए। तो ऐसे में उसने कीमतों को घटाकर P2 कर दिया। अब जब ए ने कीमतों को घटाकर P2 कर दिया तो बी के पास जो उपभोक्ता थे वो वापस ए के पास आने लगे। फिर बी ने क्या किया? बी ने कीमतों को और घटाकर क्या कर दिया? P3 कर दिया। यानी कीमतों को कम करने की या कीमतों की एक बदलने की एक श्रृंखला बन गई, प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बन गई, है ना? रिएक्शंस की एक चेन बन गई कीमतों को बदलने की। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि प्राइस वार, कीमत युद्ध की स्थिति आ जाएगी। और जब कीमत युद्ध की स्थिति आ जाएगी तो वह अपनी कीमतों को कम से कम कितना रखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर तो रखेंगे ही, सीमांत लागत के बराबर तो रखेंगे ही। और जब वो कीमतों को सीमांत लागत के बराबर रखेंगे, जिसे हम P0 मान रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यह केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में हो गया। हमने क्या कहा? हमने कहा कि कुर्नो के मॉडल में या बर्टेंड के मॉडल में हमने क्या मान रखा है? उत्पादन लागतों को शून्य मान रखा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो भी 0 होगी, वो भी शून्य होगा। और जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम किस पे दिखाते हैं? एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, एक्स अक्ष पर दिखाते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये एक्स अक्ष पर दिखा रहा है, पूरी तरह से एक्स अक्ष पर ही मार्जिनल कॉस्ट ऐसे होता है, संपाती होता है एक तरह से, इसी पे होगा, ऐसा होगा। किसी भी बिंदु पर कितना भी उत्पादन होगा मार्जिनल कॉस्ट 0 बना रहेगा। ऐसे में आपको क्या मिलेगा कि बर्टेंड मॉडल में जो कीमत निर्धारित होगी वो कितनी निर्धारित होगी? अंत में जाकर शून्य हो जाएगी।
कीमतें शून्य हो जाएंगी, या कह लीजिए कीमतें पूर्ण प्रतियोगी कीमत के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से बर्ट्रैंड के मॉडल में स्थिर संतुलन मिलेगा। स्थिर संतुलन किस पे मिलेगा? शून्य कीमत पर मिलेगा या पूर्ण प्रतियोगी कीमत पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? पूर्ण प्रतियोगी कीमत पर स्थिर संतुलन दोनों को मिलेगा, और दोनों क्या करेंगे? बाजार मात्रा का आधा आधा हिस्सा, आधा आधा भाग बांट लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। आइए डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। बहुत आसान सा डायग्राम है कि आप क्या दिखा रहे हैं? आपने एक ए बी लाइन खींची है, इसका मिडिल पॉइंट ओ है। यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं? क्वांटिटी दिखा रहे हैं, मात्रा को ले रहे हैं इधर। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ओडी पे क्या ले रहे हैं? प्राइस को ले रहे हैं। ये जो मांग रेखा है वो डी ए है, ये डी बी मांग रेखा है। ये यानी ए की मांग रेखा को दिखा रहा है, ये बी की मांग रेखा को दिखा रहा है। सामान्य स्थिति में ओ ए के बराबर उत्पादन करेंगे और ओ बी का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक कीमत निर्धारित हो रही है, और वो कीमत कितनी निर्धारित हो रही है? वो यहां मान लीजिए ओ पी के बराबर ये कीमत निर्धारित हुई। इस कीमत पर ए कितना बेच रहा है उत्पादन मात्रा का? ये ए हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ओ ए वन है, ये आपका ओ बी वन है। ठीक है, अगर कीमत P निर्धारित होती तो दोनों ही विक्रेता A और B, OA1 OB1 यानी OA1 इज इक्वल टू OB1, दोनों क्या करते? समान मात्रा। ठीक है, दोनों समान मात्रा का उत्पादन करते OP कीमत पर। अगर उनके बीच में किसी तरह की कोई बातचीत हो गई होती, लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले बाजार में फर्म ए प्रवेश करती है और कीमतों को ओपी कीमत रखती है। ऐसे में वह OA1 के बराबर उत्पादन करती है और उसको बेचती है। एकाधिकार में है ए फर्म, बी फर्म प्रवेश करती है और वह कीमतों को जानबूझकर कितना रख देती है? OP1। और जब वो OP1 कीमत रखती है, ठीक है, जब वह OP1 के बराबर कीमत रखती है तो क्या होगा? तो कितना हिस्सा बेचेगी अब बाजार मांग का? OB2 हिस्सा बेचेगी। ठीक है, OB2 हिस्सा बेच रही है। OB1 तो समान स्थिति में बेचती, यानी वो B1 B2 हिस्सा अधिक बेच रही है। ये B1 B2 हिस्सा किसका है? ए का है, यानी ए के जो उपभोक्ता हैं वो बी की तरफ चले गए हैं। ऐसे में ए फर्म भी रिएक्ट करेगी। ए फर्म क्या करेगी? अपनी कीमतों को घटाकर OP2 कर देगी, और जब वो अपनी कीमतों को घटाकर OP2 कर देगी तो देखिए कितनी मात्रा बेचेगी वो? OA2 के बराबर। ठीक है भाई, OP2 कीमत कर दिया, OA2 के बराबर मात्रा बेच रही है। सामान्य स्थिति में कितना बेचना था उसको? OA1 के बराबर। ऐसे में क्या हुआ? A1 A2 जो मात्रा है वो अधिक बेच रही है। वो अधिक मात्रा किसकी है? B की है, यानी B के जो उपभोक्ता हैं वो वापस A की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में क्या करेगी? जो B फर्म है वो कीमतों को और कम करके कितना कर देगी? OP3 कर देगी, मान लीजिए। ठीक, सपोज कीजिए OP3 कर दिया। ऐसे में वो कितना हिस्सा बेचने लगेगी? अब इतना हिस्सा, B3 के बराबर हिस्सा। OB3 हिस्सा आप कितनी कीमत बेचेगी? OP3 कीमतों पर वो बेचेगी। कीमतें OP3 हो गई हैं। ऐसे में क्या होगा? जो ए के उपभोक्ता हैं वो सारे उपभोक्ता किसकी तरफ जाने लगे? बी की तरफ जाने लगे। तो ये प्राइस वार, ये कीमत युद्ध की स्थिति जब उनके बीच में हो रही होगी तो वो किस पर आ जाएंगे? ओ बिंदु पर आ जाएंगे, कीमतों को रखते रखते। यानी कीमतें कितनी हो जाएंगी? कीमतें शून्य हो जाएंगी। कीमत क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और
कितनी मात्रा का उत्पादन करेंगे दोनों? एक ए करेगा ओ ए मात्रा का उत्पादन, बी क्या करेगा? ओ बी मात्रा का उत्पादन। यानी कुल उत्पादन मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी? ओ ए प्लस ओ बी। और कीमत कितनी निर्धारित होगी? 0 के बराबर, 0। तो आपको इस मॉडल में क्या मिला? आपको मिला बहुत आसान मॉडल था, बर्ट्रैंड का मॉडल। बहुत सिंपल सी बातें थी कि भाई कुर्नो की इन्होंने आलोचना की है, एक विक्रेता दूसरे विक्रेता या अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की कीमतों को स्थिर मानता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि कीमत युद्ध होगा दोनों के बीच में, और स्थिर संतुलन कहाँ मिलेगा? पूर्ण प्रतियोगी कीमत पर। और वो पूर्ण प्रतियोगी कीमत कैसे निर्धारित होगी? जहां कीमत मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, सीमांत लागत के बराबर हो। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा अगर मॉडल में यह मान्यता है कि उत्पादन लागत 0 है तो मार्जिनल कॉस्ट 0 है, ऐसे में कीमतें भी कितनी हो गई? 0 हो गई, 0 हो गई। और कितना उत्पादन हो रहा है कुल? ओ ए प्लस ओ बी। अब देखिए, कोई विक्रेता ये चाहे कि हम कीमतों को थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा सा बढ़ाएगा। मान लो बी ने सोचा कि हम कीमतों को OP3 कर दें, तो सारे उपभोक्ता किसके पास भाग के आ जाएंगे? ए के पास आने लगेंगे। अगर ए यही बात सोचे कि भाई हम कीमतों को थोड़ा बढ़ा के OP2 कर दें, तो सारे उपभोक्ता किसके पास भागने लगेंगे? बी के पास भागने लगेंगे, बी के पास जाने लगेंगे। अच्छा, अगर वो चाहें कि कीमतों को घटा दें, तो कीमतों को घटाना लगभग असंभव है। क्यों असंभव है? भाई कीमतों को घटा देंगे तो हानि में चले जाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगी, जो मार्जिनल कॉस्ट से भी प्राइस क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे में उत्पादन कार्य नहीं करेंगे, उत्पादन से बाहर चले जाएंगे। तो आई होप आपको बर्ट्रैंड का मॉडल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि बर्ट्रैंड किन बातों को आपके सामने रखना चाहते थे। मैं आपसे एक बार फिर से कह दूं, प्रश्न से संबंधित या लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आपको ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने मित्रों को भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लेक्चर समझ में आया, तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए अगर आपका कोई भी सवाल इससे संबंधित है, तो या किसी भी विषय से किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से किसी भी शेड्यूल से संबंधित है, तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जिक्र कीजिए। ठीक है, थैंक यू।